Good morning, everyone. My name is Saif Ali and welcome you all at the platform of Saif Ali Jamian. आज की क्लास में हम क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, हर हर लाइन को, हर हर लफ्ज़ को समझेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके अगर अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, जीके जीएस आता है, तो ये जो क्लास 11 की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर आप इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, तो चीज़ें आपको समझने में आगे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है? तो आइए तकरीबन 20 से 25 पेज का ये चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और इससे क्या-क्या चीज़ें निकल सकती हैं, क्या-क्या आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। इसमें तकरीबन कुल मिलाकर के शायद 10-11 चैप्टर हैं। सारे के सारे चैप्टर्स को हम देखेंगे, समझेंगे, सबको समराइज़ करेंगे और कोई भी लाइन या कोई भी ऐसा पैराग्राफ या कोई भी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल हो या अच्छा हो या उसकी रिक्वायरमेंट हो, वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं हर हर चीज़ को समझते हुए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 अलग-अलग जगह चीज़ों को बाँट दिया है। इसके बाँटने की वजह क्या है? वजह ये है कि एक तरफ तो आपके नोट्स हैं, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो नोट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 का नोट्स है उसे रखा है। दूसरी तरफ मैंने किताब को रखा है, क्योंकि किताब भी नहीं छूटनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट है मतलब उसको मैंने समराइज़ किया है अपने अल्फाज में, तो उसको दूसरी तरफ रखा है, ताकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँ और कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन की बात करता है और इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से इसमें कीमती नहीं है। हाँ, इसमें इन्होंने 4 बातें कही हैं कि जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या समझ में आएगा या कौन-सी वो चीज़ें हैं जो 4 समझ में आएँगी। तो उसमें 4 चीज़ें ये हैं कि पहला तो आपका ये कि भई कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? दूसरा ये है कि भई व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन डज़ टू द सोसाइटी, और तीसरा ये है कि किस तरीके से सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है या फिर किस तरीके से सोसाइटी को गवर्न करने की पावर पावर दी जाती है, किस तरीके से किसी सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किस तरीके से गवर्न किया जाता है, इसके अबाउट हम देखेंगे। इसी के अलावा व्हाट व्हाट वाज़ द वे इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ मेड, कि मतलब वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वजूद में आया, किस तरीके से बना। इन तीनों चारों जो बेसिक क्वेश्चंस है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर हम क्या करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं बेसिक बेसिक लेकर के चल रहा हूँ और किताब और नोट्स दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी मैं डाल दूँगा, ठीक है? और बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, आपका सीयूटी हो, आपका सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बीएलएलबी हो, एलएलबी हो, बीएड हो, एमबीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको क्लासेस और लाइव क्लासेस देखने के लिए मिल जाएँगी और आप हमसे लाइव कनेक्ट हो पाएँगे ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला ये कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या वजह है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप इस पे क्वेश्चन करें तो इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ है, एक मतलब बिल्कुल बुनियादी, बिल्कुल बेसिक सा लॉ है। वो एक ऐसा लॉ है जिसको पूरी सोसाइटी को मानना पड़ेगा, पूरी कंट्री को मानना पड़ेगा, पूरे नेशन को मानना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा ये कि इट कंटेन द बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी फंक्शन, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिनके जरिए पूरी सोसाइटी के फंक्शन को हम चलाते हैं। मतलब कि इसके अंदर मान लीजिए कि अगर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए आपने कुछ बना दिया, कुछ लोगों के लिए आपने कुछ बना दिया और बाकी एक तरफ जो लोग हैं उनके लिए कुछ
कुछ और बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सारे लोगों के लिए सिर्फ एक तरह का लॉ होगा और बिल्कुल जो बेसिक होगा, फंडामेंटल लॉ होगा, उसके अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की जाती है। इट सेट लिमिट ऑन द पावर ऑफ द स्टेट एंड डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। अच्छा, इन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज का इसमें इस्तेमाल किया कि ये जो है स्टेट की पावर तो बताता है कि हाँ भाई स्टेट के पास ये पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, वो पावर को डिफाइन करता है कि हाँ स्टेट के अंदर स्टेट के पास ये पावर होती है, ये चीजें होती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताता है कि भाई जो इसके अंदर सिटीजन्स हैं उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। इसी के अलावा उनकी ड्यूटीज को भी डिफाइन करता है कि भाई आपके पास ये पावर्स तो हैं, लेकिन इन पावर्स के साथ साथ आपके ऊपर ये ड्यूटीज भी आती हैं। तो आपकी ड्यूटीज को, आपके राइट्स को और जो गवर्नमेंट की पावर हो उसको डिफाइन करने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है? अगर दो लफ्ज में कहना चाहो तो पहला ये कि वो पावर डिफाइन करता है। किसकी पावर डिफाइन करता है? गवर्नमेंट की। ठीक है, पहली चीज किसकी पावर डिफाइन कर रहा है? गवर्नमेंट की। और दूसरी चीज कि जो हमारे स्टेट के अंदर या नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, आम लोग होते हैं, उनके साथ ही साथ ये उनके राइट्स भी बताता है। मतलब एक तो उसने बता दिया कि भाई गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और फिर जब अधिकार बता दिया तो ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट ये काम नहीं भी कर सकती। मतलब अधिकार भी बता दिया कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, फिर ये भी बता दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये राइट्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल एसेंशियल पर्पसेस। चलिए देखिए, ए है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड, इसको देखिए थोड़ा सा, पहले हम इसको देखते हैं। ओके, जो हमारा मैंने नोट्स वाला है इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद उधर जाएंगे। जब हम इसे देखने के बाद उधर जाएंगे ना, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्लियर कट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की तरफ मतलब झांकोगे भी नहीं ना, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो नोट्स हैं इनको बड़े अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन एनी सोसाइटी पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, बिलीफ एंड एस्पिरेशंस। मतलब कि मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं। सेम चीज ना एनसीईआरटी में भी आपकी यही दी हुई है। मतलब वो चूंकि इसी को समराइज करके नोट्स बनाए गए हैं, तो उसी का है ये कि भाई अगर कोई सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग होंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग हैं हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिख हैं, ईसाई हैं, या अदर रिलीजन से उनका ताल्लुक है। तो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाओगे तो जो नीचे की कम्युनिटी है, क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं, उनको बुरा लगेगा। अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो उनको बुरा लगेगा। तो सबको साथ लेकर के चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक काम क्या होता है? वो बेसिक काम ये होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो हर एतबार से डिफरेंट है, वो रिलीजन के एतबार से हो, कास्ट के एतबार से हो, रेस के एतबार से हो, जेंडर के एतबार से हो, हल अलग अलग चीजों के एतबार से वो अलग हो सकती है। उन सारी सोसाइटी के लिए सिर्फ एक रूल बनाना और एक बुनियादी, एक बिल्कुल प्रिंसिपल रूल बनाना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो। इन्होंने ये पूरा जो है ना, इस यहाँ से ले करके जो है पूरा इसमें सिर्फ यही इतनी बात की है। जिन्होंने ये जो एक लाइन में कहती है ना, वो घुमा फिरा करके ये कहा कि भाई हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट है, हर इंसान का अलग अलग बिलीफ है, हर इंसान अलग अलग चीजें चाहता है, उसको पूरा घुमा फिरा करके इन्होंने यही कहा है। ठीक है, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेशन अमंग्स दीस डाइवर्स ग्रुप। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का काम यह है कि वो सारे लोगों के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें बनाता है, ऐसे प्रिंसिपल रूल्स बनाता है, ताकि वो सबके ऊपर एक जैसे लागू हो जाए और किसी का अधिकार मारा ना जाए। तो किसी का अधिकार मारा ना जाए, कोई परेशान ना हो, कोई मुसीबत में ना आए, किसी के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है। ओके, आगे देखिए। Ensure that the exercise of a power is practicable, legitimate and acceptable to all। साथ ही साथ ये भी बताता है कि भाई देखो, ये तो आपने बता दिया कि भाई रूल बनाएगा, सबके लिए बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि भाई ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस तरह के रूल बनाएगा जिसको सारे लोग मान सकें, जिसको सारे लोग मान सकें।
उसमें वो लेजिटिमेट हो, वो पूरी तरीके से जायज हो, नाजायज नहीं हो। ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म को आपने आगे बढ़ा दिया हो, किसी एक चीज को आपने आगे बढ़ा दिया हो, किसी सिर्फ एक जेंडर को आगे बढ़ा दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो सबके लिए एक जैसा हो और सब उसको एक्सेप्ट करते हो। बात समझ में आई? तो सब उसको एक्सेप्ट कर लें, लेजिटिमेट हो, और सारे लोगों मतलब सारे लोगों की एक तरह से वो सोच भी हो। तो सारे लोगों के लिए एक तरीके से कॉमन लॉ बना देना, एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल बना देना, और ये काम होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता ही ये है। एग्जाम्पल दिया, इन इंडिया पावर शेयरिंग अमंग यूनियन स्टेट गवर्नमेंट अलाउ cooperation and coordination in governance. Okay, thus the constitution build mutual trust and coordination among various section of society. इन्होंने सेम बात कही है यहाँ पर कि आप यहाँ पे देखिए, one may say that the perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rule. Will why will the group need certain basic rule? Think of what would happen in the absence of some basic rule. Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each other. Who could claim right over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of the group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only by know, they must also be enforceable. If citizens have no assurance that the other will follow this rule, they will themselves has no reason to follow this rule. मतलब ये सिंपल सी बात यही कह रहा है जो इसमें इन्होंने बताई कि भैया कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताए जाएँ जिसको सारे लोग एक्सेप्ट कर लें। वो ये ना कहें नहीं भई इस आदमी ने ये रूल बनाए हैं तो इसको तो यही मानेगा, हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये रूल हमने बनाए ही नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स हैं, उसको बनाने वाले ऐसे लोग थे, ऐसे महान आदमी थे, ऐसे ग्रेट आदमी थे जिसको पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी और सोसाइटी के अंदर वो कहीं न कहीं फेमस भी थे। ठीक है? आगे देखिए। यहाँ देखिए। ये मत सोचिएगा मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम के हवाले से ज़रूरी है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। हाँ, चूँकि एनसीईआरटी बहुत बेसिक है और बहुत बच्चों के लिए होती है, तो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम में आएँगी नहीं, उन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। जिसमें एक्टिविटी बाकी चीज़ें सब मिला-फिला करके दे दी गई है, सब चीज़ों को तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि अगर हर चीज़ को मैं डिफ़ाइन करने लगूँगा, सारा टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर देखिए। Every society need to decide who will make decision, how and for whom. मतलब जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी नेशन है, जितनी भी कंट्री है, वो चलेंगे किस हिसाब से? वो चलेंगे रूल के हिसाब से। उन रूल्स को बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर होगा ना। तो कौन डिसाइड करेगा कि भाई किसके पास ये पावर होगी कि रूल बनने चाहिए? कौन रूल बनाएगा? किसके पास पावर होगी? तो इसको डिफाइन कौन करता है? तो इसको डिफाइन करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है, एक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का डिफाइन करता है, और ये अलग अलग जगह पावर दे देता है। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई? तो बात ये हुई कि भाई देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने 3 अलग जगह गवर्नमेंट को बांट दिया। पहला क्या है? पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी कानून बनाने के काम होंगे वो लेजिस्लेचर के होंगे। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा कि भाई वो जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, उन सारे लॉज को इन्फोर्स करना ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होगी। और जो जुडिशरी होगा, जुडिशरी का काम ये होगा कि भाई उस लॉ को समझाए, उसको इंटरप्ट करे, उसको समझाए, उसको डिफाइन करे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि लॉ का मतलब कुछ और होता है, लोग कुछ और समझ रहे होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, सत्ताधारी लोग होते हैं, वो कुछ और समझ रहे होते हैं, वो कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन लॉज को समझाना, कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना, उसके प्रोविजंस को समझाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है जुडिशरी की। तो 3 अलग अलग पावर हैं। पहला, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है।
लॉ को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, और उसको इंटरप्ट करना, उसको समझाना, उसको डिफाइन करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके उसके प्रोविजंस को अच्छे से डीपली समझाना, अलग अलग तरीके से समझाना, जजमेंट के अंदर समझाना, कोई डिग्री पास करके समझाना, किसी और किसी केस के अंदर समझाना, या बाकी चीज़ों के अंदर समझाना, ऑर्डर दे करके समझाना, ये हमारा जुडिशरी का काम होता है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, आ रही है ना, आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। कोई भी बात ऐसा हो ना कि समझ में नहीं आ रही हो या दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि ले करके साथ चलूँ, ठीक है? और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मेरा डायरेक्टली नंबर है, उस पे आप मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, मैं हर डाउट आपका क्लियर करूँगा, ठीक है? आगे देखिए, इन्होंने इतना समझिए, दिस सेपरेशन प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड आर्बिट्ररी रूल। भाई ये सेपरेशन क्यों बनाया गया है ना भाई? ये तीन जगह पावर को जो आपने डिफाइन किया, ये डिफाइन करने का मकसद क्या था, क्यों डिफाइन किया? तो इसके डिफाइन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि भैया आप जो इसको डिफाइन कर रहे हो, इसको जो बता रहे हो, इसका मकसद ये है कि भाई आपस में लोग उलझ ना जाएं। मतलब लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाना, लेकिन लेजिस्लेचर चला गया उसको इम्प्लीमेंट करने, ये काम था ही नहीं उसका, लेकिन वो कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम था उसको इंटरप्ट करना, लेकिन अब जुडिशरी खुद से लॉ बनाने लगा है। तो जो जिसका काम है वो अपना ही काम करेगा। आर्बिट्ररी तौर पर खुद की खुद मर्जी से मन मर्जी कोई नहीं करेगा। जिसको जितनी पावर दी गई वो उस पावर के इस्तेमाल करेगा। कोई भी अपनी मन मर्जी से चीजों को नहीं करेगा, ठीक है? It also explain how election are conducted, how government are formed, and how politician policies are implemented. मतलब ये साथ ही साथ ये भी डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, क्या लेजिस्लेचर कंडक्ट करा देगा, क्या एग्जीक्यूटिव कंडक्ट करा देगा, क्या जुडिशरी कंडक्ट करा देगी? नहीं, इसके लिए एक इलेक्शन बॉडी बनाई गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई, जो सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट कराएगा। इसी के अलावा अलग-अलग स्टेट के लिए अलग-अलग इलेक्शन कमीशन बनाए गए, और उसको पावर कौन देता है? उसको पावर देने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है? तो अलग-अलग चीज़ों को डिफाइन करना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है, ठीक है? ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, इसको भी इन्होंने यही समझाया है। बातें ऊपर नीचे हैं, बस आगे पीछे, कुल मिलाकर के इतना ही है। अगर आपको वो लग रहा हो कि भाई कुछ रह गया है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्न, बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? Well, the first question will have to decide is who gets to decide what laws governing the society should be. You may want rule X, but other may want rule Y. How do we decide whose rule or preferences should govern us? You may think that rules you want everyone to live by are the best, but other think that their rules are the best. How do we resolve this dispute? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. The constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of power in society. It decides who get decide what the law will be. In principle, this question who get to decide can be answered in many way. In a monarchical constitution, a monarch decide. In some constitution like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide, but in the democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. But this matter is not a simple, because even if you answer that the people should decide, I will not answer the question how should the people decide for something to be a law. Should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter? Has the ancient Greek did? Or should the principal express their preference by electing a representative? But if the people act through their representative, how should these representative be elected? How many should there be? In the Indian constitution, for example, it specify that most principal parliament get to decide laws and policy, and that the parliament itself organize a particular manner before identify what the law in any given society is. If you have to identity who has the authority to enact it, if the parliament has the authority to enact law, there must be a law that
based on this authority on parliament in the first place. There this is a function of the constitution, is the authority has constituted a government in the first place. इतना मैंने लंबा पढ़ा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिंपल सा यही है जो मैंने इसमें समझा दिया है। सच बोल रहा हूँ, इतना इन्होंने ऐसे, ये एक्चुअली ना मतलब किताबों में क्या होता है, किताबों में ये होता है कि ये एक बात को 50 तरीके से घुमाते हैं, ठीक है। ये किताबें लंबी भी तो लिखनी है इन लोगों को, किताबें किताबी भाषाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, उनमें काम की बातें बहुत कम होती हैं। तो दूसरी तरफ मैंने काम की बातें निकाल रखी हैं। अगर सिंपल निकालो ना इसका पूरे पैराग्राफ का, बल्कि यूँ कहो कि 3-4 पैराग्राफ मिला करके जो है, इसका मतलब इतना है कि भाई देखो, हर इंसान की अलग अलग पावर डिसाइड है। जिस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इसी तरीके से यहाँ है कि हर इंसान को अलग अलग पावर दे दी गई है। आपका काम है लेजिस्लेचर का कि लॉ बनाना, आपका काम एग्जीक्यूटिव का है कि उसको एग्जीक्यूट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्ट करना। सिंपल सी भाषा में इतना है। इतना घूमोगे फिरोगे कोई फायदा नहीं है, ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कान है तो ऐसे ही पकड़ लो ना, क्या इतना घूम करके ऐसे जा करके पकड़ोगे। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशन ऑन दी पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसको देखो। बोर तो नहीं हो रहे हो ना भाई? बोर नहीं होना है, ना 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 ना, बोर हो गए तो मामला हो जाएगा खराब, मामला खराब नहीं करना है। बट दिस इज अ क्लियरली नॉट इनफ। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, but then this authority passed law that you thought were patently unfair। ये देखो क्या कह रहा है, इस हेडिंग को थोड़ा सा समझो। हेडिंग कह रही है कि लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इस लफ्ज को समझ लो। ये पूरा जो इन्होंने पूरा समझाया है ना, ये पूरा कॉलम समझ में आ जाएगा नीचे से ऊपर तक। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेशन किसके ऊपर? गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन। तो भाई गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा क्यों रहे हो? कि भाई देखो, अगर आप उसके ऊपर लिमिट नहीं लगाते हो, जो अथॉरिटी बैठे हुए हैं ना, सत्ताधारी लोग जो बैठे हुए हैं, ये इसका मिसयूज करेंगे। तो इसका मिसयूज ना हो, जो कॉमन पीपल हैं, आम नागरिक हैं, उनके जो अधिकार हैं वो वायलेट ना हो, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, तो उनके राइट्स को बचाने के लिए, उनके जो अधिकार हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाना जरूरी है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाउंड्रीज टू गवर्नमेंटल पावर थ्रू। अच्छा, आप लगाओगे कैसे लिमिटेशन? ये भी तो है ना भाई। आप ये तो कह दिए हाँ भाई लिमिटेशन है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, लेकिन कैसे लिमिट आप किसी गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाओगे? तो इन्होंने 3 तरीके बताए। पहला ये बताया कि भाई फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, जो हमारे आम नागरिक हैं उनको दे दो कुछ अधिकार, यानी कोई भी उन अधिकार को खत्म नहीं कर सकता, कोई भी उन अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकता, गवर्नमेंट उन अधिकार के खिलाफ लॉ नहीं ला सकती, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करती है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ रूल्स लेकर के आ गई, कोई पॉलिसी लेकर के आ गई, जो कॉमन पीपल और डायरेक्ट कोर्ट चला जाएगा और वो लॉ ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आप कितनी पावर है कि इतने सारे लोग मिल करके एक लॉ बना रहे हैं, 550 लोग मिल करके एक लॉ बना रहे हैं, और एक सिंगल पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट इतने सारे लोगों के दिमागों से जो लॉ बना था उसे नल एंड वॉइड कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो किसी भी नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं जाना चाहिए। इसी के अलावा कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट को लिमिट करोगे, किस तरीके से उसके ऊपर लिमिटेशन लगाओगे। दूसरी बात है इसमें रूल ऑफ लॉ की, यानी जो रूल होगा ना वो लॉ का रूल होगा। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आप जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते हैं। आप जिसके घर के ऊपर तोड़ना चाहें, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि किसी ने हल्की सी चोरी कर ली, 10-20 रुपए चुरा लिए, आपकी उससे पर्सनल थी, आप सरकार में बैठे हुए थे, आपने जाकर उसका घर गिरा दिया। ये नहीं कर सकते भाई आप। आपको वो करने के लिए अधिकार ही नहीं है। आप जो रूल चलेगा वो लॉ का रूल चलेगा। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी एक्ट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो जुडिशरी को इस बात की पावर होगी कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू करे। अगर वो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, अगर वो चीजें सही होती है तो ठीक है, वरना जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कह सकती है। ठीक है। सो थर्ड
third function of the constitution is set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. मतलब वही बात आ गई ना कि भाई आप फंडामेंटल राइट को कभी वायलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी तरफ इधर मैं एक्चुअली ना पेन चला नहीं पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इधर पेन नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है। Constitution limit the power of government in many way. The most common way of limiting the power of the government specifies as fundamental right that all of possess as a citizen. वही बात हो गई घुमा फिरा करके जो मैंने आपको बताया ना, वही किस तरीके से भाई गवर्नमेंट के ऊपर आप लिमिट्स लगा रहे हो। पहला तरीका क्या है, पहला ये है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं पीपल के, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज क्या है, रूल ऑफ लॉ होगा, अपनी मनमर्जी नहीं चलाओगे। तीसरा क्या है, जुडिशियल रिव्यू। ये तीन तरीके हैं जिनके जरिए से लिमिट लगती है, ठीक है। इंश्योर दैट ऑल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी अश्योरिटी देता है, हमें बताता है कि भाई जितने भी काम गवर्नमेंट के होंगे ना, वो सारे काम विद इन लिमिट होंगे, अपनी पावर के बियॉन्ड नहीं जा सकता वो, ठीक है। एग्जाम्पल, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज दैट अबॉलिश फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कोई अबॉलिश कर ही नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है उसको इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वो, ठीक है। एक किसी के फंडामेंटल राइट को आप वायलेट कर ही नहीं सकते। अगर करता है आप करते हैं तो 226 में या फिर आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। एक्चुअली अगर नोट्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा नोट्स की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, कुछ भी रह ना जाए इसलिए मैंने बुक खोल रखी है। बुक तो एक्चुअली बुक से ही ये नोट्स बनाए गए हैं, तो एक्चुअल जो ध्यान है हमारा वो नोट्स के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लिखना भी हो ना तो नोट्स से लिखना, क्योंकि किताब में घूम करके रह जाओगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी जो है अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। A constitution is not just a legal document; it is a reflection of people's collective dream. बड़ी अच्छी बात कही। It expresses the value, ideas, and objective the nation want to achieve. In India, these are clearly mentioned in the preamble: justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity to ensure dignity and unity. These ideas guides future policies and governments. देखिए, ये पूरा समझिएगा इसको। ये हमारा जो डी वाला है ना, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी, वो ये कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि हमारे जो सारे लोग हैं इनका जो कलेक्टिव ड्रीम है, जो ये सारे लोग चाहते हैं, उनके ख्वाबों की तामीर है। सॉरी, ये जो सारे लोग हैं इनके कहीं ना कहीं कलेक्टिव जो इनका ड्रीम है, ये जो लोग चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं ये सपना पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, हमारा नेशन चाहता क्या है, हमारे आइडियाज कैसे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसको भी डिफाइन करने का काम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। इसी के अलावा ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखाई देती हैं, हमारा प्रेम्बल जो है उसमें देखिए वो जस्टिस की बात करता है। कौन सा जस्टिस, जो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है। लिबर्टी की बात करता है, आपके थॉट्स के, आपके एक्सप्रेशंस के, आपके बिलीफ के, फेथ के, आपकी वर्शिप के, आप हर एतबार से आपको लिबर्टी दी जाए, आपको आज़ादी दी जाए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किसमें, कि भाई स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज़ में, सारी चीज़ों में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आपकी नौकरी में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मान लीजिए टीचर कोई भी बन सकता है, एक ब्राह्मण भी बन सकता है, एक बेचारा जो निचली जात का मतलब उसको आप चमार या, सॉरी लफ्ज़ ख़राब है बहुत, एक टीचर को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो बिल्कुल नीचे कास्ट के लोग होते हैं वो भी टीचर बन सकते हैं। अब आप ये कहें नहीं नहीं जी, आप तो निचली कास्ट के हैं, आप टीचर कैसे बन सकते हैं, आप तो फलां धर्म के हैं, आप कैसे टीचर बन सकते हैं, आप फलां मजहब को मानने वाले हैं, आप कैसे टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बन सकता है भाई।
आपको इक्वालिटी दी जा रही है, सारे सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में एक जैसे हैं। आप रिलीजन के आधार पे, आप सेक्ट के आधार पे, आप उनको जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, उनके स्किन के आधार पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आगे देखिए, इसी तरीके से फर्टर्निटी के तो इंश्योर डिग्निटी एंड यूनिटी, मतलब कि भाई हर इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखोगे, उसकी खुद की भी तो सेल्फ डिग्निटी है, उसका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही समझाया गया, कुल मिलाकर के बात इसमें इतनी ही है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देखिए, ये जो एक्चुअली थोड़ा सा ये पढ़ लेना कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। The fourth function of the constitution is to enable to government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। ये सारी सोसाइटी की जो ड्रीम्स हैं उनको हकीकत में लेकर के आना, जो अभी ख्वाबों के अंदर थे, जो सपनों में था, उसको हकीकत में लेकर के आना, ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और किस तरीके से लेकर के आएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ठीक है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ये देखिए, ये है बड़ी मजेदार सी चीज, देखिए, fundamental identity of a people, the constitution define the basic identity of the nation। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन क्या डिफाइन करता है? द बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, मतलब कि आप उसके नेशन से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, आप इंडियन हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, क्या आप उसको फिलफिल करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप करते होंगे तो होंगे। तो इस चीज को, आइडेंटिटी को देना, पहचान देना, आपको पहचान का अधिकार देना कौन देता है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर एंड व्हाट वी एक्सपायर टू बिकम, मतलब हम लोग किस तरह की सोसाइटी हैं और आगे चल करके हम किस तरह की सोसाइटी बनना चाहते हैं, हमें किस तरह से चीजों को करना है, ठीक है। provide continuity to national identity even when government change। हमें जो आइडेंटिटी मिलती है ना, वो नेशनल वाइज मिलती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी हमें नहीं मिलती है, वो टेम्परेरी होती है। खत्म, मान लीजिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आज हम भाजपाई हैं, लेकिन मान लीजिए कल बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, तो अगर उसके हिसाब से हमें आइडेंटिटी मिलने लगे, कल को हमारी आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं कर सकता है। हम इंडियन हैं तो हम इंडियन ही रहेंगे। अब मान लीजिए कल को कांग्रेस की आ गई, तो कांग्रेस वाले एक अलग आइडेंटिटी दे दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आइडेंटिटी देना ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, ये आइडेंटिटी देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि हमें एक ऐसी पहचान दे, एक ऐसी आइडेंटिटी दे जो गवर्नमेंट के बदलने से, पॉलिटिकल पार्टी के बदलने से चेंज ना हो, बल्कि हमेशा के लिए वो हमारे पास रहे, ठीक है। ये चीजें मैं कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट, सॉरी, हमारा नेशन कैसा होगा, क्या वो सोशलिस्ट होगा या नहीं होगा, पूरी तरीके से कम्युनल तो नहीं होगा, क्या हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अच्छा, हमारा जो डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा, मान लीजिए कि राजा तो नहीं बैठेगा, एक ऐसा आदमी तो नहीं बैठेगा जो सबके ऊपर इस तरीके से चलाएगा कि जिसका उसका मन जो करेगा वो कर लेगा, जिसका मन चाहेगा उसके ऊपर जो है बिल्डोजर चला दे, जिसका मन चाहे उसके ऊपर कुछ और कर दे, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। डेमोक्रेसी होगी ना, लोगों का राज होगा ना, किसी एक आदमी का राज तो नहीं होगा। सिर्फ एक आदमी के नाम पे तो वोट नहीं मांगे जाएंगे ना, लोग जाएंगे, जा करके लोगों से कहेंगे हमें वोट दो। कोई अगर आ करके प्रधानमंत्री बनता है तो वो लोगों के वोट से बने ना, ऐसा है ना, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी की बात है ना। तो इन चीजों को कौन डिफाइन करेगा कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, रिपब्लिक है या नहीं है, सेकुलर है या नहीं है, सेकुलर है या नहीं है, सोशलिस्ट है या नहीं है, सॉवरन है या नहीं है, लोगों को फ्रीडम है या नहीं है, इक्वालिटी है या नहीं है, इक्विटी है या नहीं है, इन सारी चीजों को डिफाइन करने का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। बात समझ आई? तो इन सारी चीजों को डिफाइन करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। मेरे ख्याल से चीजें यहाँ पर हो गई हैं क्लियर। मोरल आइडेंटिटी, डेमोक्रेसी इन सम रिस्पेक्ट, बेसिक राइट्स, कॉन्सेप्शन नेशनल आइडेंटिटी, इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया था, चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए आगे चलते हैं। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे देखिए,
The constitution authority depends on how it was made and what it contained. Mode of promulgation, the way a constitution comes into existence, affect its moral and political authority. A constitution imposed by a ruler lacks legitimacy while once adopted by the people gain respect. Indian constitution was formed by the Constitutional Assembly elected indirectly by the people of India. It derives authority from the will of the people and is not a gift of the British. मतलब ये समझा रहा है हमें कि भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो और एग्जिस्टेंस में आया तो किस तरीके से आया, उसका वे क्या था, उसका तरीका क्या था, किस रास्ते से आया। इसी के अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज बाय रूलर lack legitimacy while one adopted by the people gains respect. A constitution imposed by rulers, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आम तौर पे जब रूलर्स के जरिए, मतलब मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, वो राजा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आएगा तो वो तो अपनी मनमर्जी चला रहा है ना। तो जब वो पूरी तरीके से अपनी मनमर्जी चला लेगा तो फिर लोग उसको क्यों मानेंगे, लोगों के पास क्या ग्राउंड है कि वो उसको माने। अरे भाई लोगों के पास ग्राउंड होना चाहिए ना कि भाई हाँ हमारा इसमें कोई बेनिफिट है। अगर राजा है तो राजा अपने बेनिफिट के लिए बनाएगा उसको। तो अगर कोई राजा टाइप का आदमी है वो उसको बनाता है तो लोग तो उसको मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जब लोग उसको नहीं मानेंगे तो फिर क्या फायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है ना, सबके लिए वो इक्वल है और सब लोगों को उसको मानना ही मानना है। अगर कोई भी नहीं मानेगा तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोगों के मानने के लिए कलेक्टिव होना चाहिए मामला, अब वहां कलेक्टिव होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे लोग उसे मान लें, लोगों ने ही बनाया हो, मतलब डायरेक्टली हर आदमी आकर के नहीं बनाएगा ना कि भैया एक आदमी आया बोले हम जो है फंडामेंटल राइट देंगे, हम जो है फंडामेंटल ड्यूटी देंगे, हम जो है यूनियन का स्ट्रक्चर बताएंगे, नहीं। सारे लोग एक साथ मिले, 200, 400, 500, 1000 लोग मिल गए, उन्होंने सारे लोगों के पीपल के बिहाफ पर, और उन्हीं लोगों ने उन्हें भेजा हो और वो सारे लोग फेमस हो, हर आदमी उनके चेहरे को जानता हो और हर आदमी उनकी इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट करता हो। अगर ऐसे आदमी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो फिर लोग उनकी बातों को मानेंगे, लोग उनकी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो लोगों के पास पूरा एक ग्राउंड होता है कि वो उनकी बातों को एक्सेप्ट करें और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उसकी भी रिस्पेक्ट करें। तो इन्होंने उसमें यही बात कही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब रूलर्स के जरिए, या मान लीजिए कि किसी ऐसे आदमी के जरिए वजूद में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है जो लोगों के इंटरेस्ट को देखता ही नहीं है, अपने इंटरेस्ट को देखता है, तो लोग उसको मानते ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब लोग ही उसको अडेप्ट कर लें या उन लोगों के जरिए बनाया जाए लोग जिनकी इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो चूंकि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं इसीलिए उन लोगों ने बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। बात समझ में आई? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया था एक असेंबली के जरिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके जरिए इसको फ्रेम किया गया था। और वो जो इलेक्ट हुए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, और उनको इलेक्ट करने वाले कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे मतलब कॉमन पीपल ही थे। और हर मजहब से, हर कास्ट से, हर जगह से लोगों को लिया गया था और बहुत पढ़ाकू लोगों को, बहुत पढ़ाकू लफ्ज अच्छा नहीं है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, मतलब बहुत ग्रेट पर्सनालिटी को लिया गया था और बहुत अच्छे विचारधारा के लोगों को लिया गया था ताकि वो चीज़ों को अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक जिंदा है। क्या वजह है कि भैया आज तक जिंदा है? हमारी गर्लफ्रेंड कभी 1 महीने हमारे साथ सही से नहीं चल पाती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75 साल हो गए, न जाने कितने कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों के पास आए चले गए, किसी और का चलता ही नहीं। कभी मिलिट्री रूल लग जाता है, कभी इमरजेंसी लग जाती है, कभी कुछ और हो जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लोग कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत क्यों करते हैं? आप देखते हैं कभी-कभी हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, पीएम मोदी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारा अपोज़िशन का लीडर राहुल गांधी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कोई भी नेता उठाओ, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आखिर लोग कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं? लोग अपनी एक्स की इज़्ज़त नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड की इज़्ज़त नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो वो करते हैं। आखिर क्या बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोग उनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? अगर आप देखना चाहेंगे ना,
तो उसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, जिन लोगों की मकबूलियत या जिन लोगों की रिस्पेक्ट आम लोगों के बीच में थी, जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उन लोगों के लिए आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिला कर के सिर्फ़ छोड़ा नहीं, उनको यूँ ही मतलब लावारिस नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनके लिए एक अच्छा-सा कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ना, कि पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले इन लोगों ने पढ़ा और पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो-जो अच्छी बातें थी, उनको सबको एक जगह लिया और उन बातों को और अच्छा बनाया। मतलब तो पहले से थी वो अच्छी, उनको और अच्छा बना करके फिर हिंदुस्तान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इतना अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अ, अच्छा हाँ, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन्होंने कहा कि विल ऑफ द पीपल एंड इज़ नॉट अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद से बनाया, ठीक है? इस पर जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है या फिर जो उस वक़्त का ब्रिटिश रूल होता था या अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के हमने नहीं बनाया, बल्कि खुद का एक हमने असेंबली बनाई और उसमें अपने हिसाब से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, ठीक है? आगे देखिए, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, अगर इसमें आपको हल्की-सी भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके? Substantive provision of a constitution. A constitution acceptance also depend on what is actually content. If its provision ensure justice, equality, and welfare, people uh, willingly accept it. The Indian Constitution include fundamental rights, protecting individual liberty, directive principle of state policy promoting social and economical justice, fundamental duties, encouraging civic रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक्सेप्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली जो उसमें लिखा हुआ है, जो एक्चुअल उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या वो अमल में भी है? ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ किताबों पे है, किताबी बातें हैं, हकीकत से खाली हो। तो क्या ऐसा है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है, चाहे वो इक्वालिटी का हो, वेलफेयर का हो, लोगों की खुद की सेल्फ डिग्निटी का हो, डिस्क्रिमिनेशन का हो, या फिर फ्रेटर्निटी का हो, या फिर जो है उनकी आज़ादी का हो, उनके फ्रीडम का हो, तो ये प्रोविज़न क्या हकीकत में काम कर रहे हैं? तो ये हकीकत में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखा जाएगा और अगर सच में काम कर रहे हैं, अगर किसी का राइट कोई मारा जा रहा है, वायलेट हो रहा है, किसी के अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो अगर वो कोर्ट जा रहा है और कोर्ट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे रहा है कि इसका जो राइट वायलेट हुआ है, इसका कंपनसेशन दो, या फिर इसका राइट जो है, इसका अधिकार, फंडामेंटल अधिकार जो है, किसी अगर कानून की वजह से खारिज हो रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उस कानून को हटाओ या हम ही उसे नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो अगर इस तरह से कुछ हो रहा है, तब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सच में काम कर रहा है। लेकिन एक तरफ से अगर ऐसा हो, एक मिसाल देता हूँ, अगर आप थोड़ा-सा बर्दाश्त कर पाएँ, मान लीजिए कि छोटी-छोटी सी बात पे अगर घरों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है और रूल ऑफ लॉ का ख़याल ही नहीं किया जा रहा है, तब सोचना पड़ेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन सच में एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहा है, लेकिन सोचना तो बनता है ना, क्योंकि जो जब सरकारें बहुत ज़्यादा जीत करके आती है ना, तो इस तरह का एक तरीके से यूँ कहिए कि चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, ठीक है? तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं? तो अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी ज़िंदा जावेद है और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर वो हकीकत में नहीं है, तो इसका साफ चीज़ें से मतलब है कि देखने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक किताब के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं? तो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फंडामेंटल राइट ये होता है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी कहीं इस पे जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका काम ये होता है कि भैया ये स्टेट को या गवर्नमेंट को रास्ता दिखाती है कि आपको किस तरफ काम करना है, ठीक है? और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, लोगों की पर्सनैलिटी को, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं न कहीं उभारती है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, कौन-कौन से काम करने चाहिए। 15(1) ए है ना इसका आर्टिकल। Balance institutional design. The constitution must ensure a balance between different organ of a government and level of power. The constitution
अचीव दिस थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वही मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर बताया कि तीन अलग अलग जगह आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला क्या था? वही पहला आपका लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, जो हमारा लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जुडिशरी का क्या काम है कि इंटरप्ट करना, लॉ को समझाना, लॉ को डिफाइन करना, अगर कोई काम लॉ के खिलाफ हो रहा है तो उसके खिलाफ सजा देना, ये हमारा जुडिशरी का काम है। फेडरल सिस्टम डिवाइनिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बात को और बताता है कि भाई देखो, हमारी जो कंट्री है ना वो फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट चलती है आमतौर पे जो दो बड़े ऑर्गन है उसके, वो है एक यूनियन है और दूसरा है स्टेट। तो यूनियन को कुछ पावर दी गई और स्टेट को पावर दी गई। अब स्टेट को जो पावर मिली है स्टेट उस पर काम करेगा, और जो पावर इस सेंटर को मिली है सेंटर उस पर काम करेगा। तो एक तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया कि भाई आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर रहे थे। दूसरा ये हो गया कि भाई फेडरल सिस्टम हो गया, यूनियन को अलग पावर दे दी गई और स्टेट को अलग पावर दे दी गई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दे दी गई है, स्टेट को अलग पावर दे दी गई है। योगी जी को अलग पावर दी गई है और मोदी जी को अलग पावर दी गई है। मोदी जी हमारे सेंट्रल में बैठे हुए हैं, हमारे जो है यूनियन के अंदर बैठे हुए हैं, और जो हमारे योगी जी हैं वो स्टेट लेवल पर बैठे हुए हैं, राज्य लेवल पर बैठे हुए हैं। तो दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। अच्छा, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। मान लीजिए लेजिस्लेचर कुछ गलत करता है तो जुडिशरी उसको पकड़ लेगी, ठीक है। और जुडिशरी अगर हद से बाहर जाती है तो उसके ऊपर लॉ हमारा लेजिस्लेचर बना लेगा। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो उसको एक लॉ बना करके एग्जीक्यूटिव को बाहर भगा दिया जाएगा। तो सबके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस है। मतलब हर एक इंसान को जो पावर दी गई है वो सिर्फ उसी का इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ करके उसके बियॉन्ड जा करके कुछ नहीं कर सकता। जो उसके पास पावर है वो उसी ही पावर का इस्तेमाल करेगा, दूसरे की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या दूसरे के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर सकता। तो जितनी पावर दी गई है उतनी ही पावर में रहना है। मतलब यूं कहिए कि अपने ही पजामे में रहना है, दूसरे का नाड़ा नहीं बांधना है। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। Composition of Constituent Assembly. The Constitutional Assembly was established in December 1946. ये हैं भैया वन लाइनर में, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। इनिशियली इट हैज 389 मेंबर जो थे हमारे पार्टीशन से पहले थे, और 292 मेंबर जो हैं हमारे प्रोविंस थे, और 93 मेंबर हमारे प्रिंसली स्टेट के थे। 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है। बाद में हमारे जो है पार्टीशन के बाद 299 टोटल मेंबर रह गए थे। मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। द असेंबली इंक्लूडेड लीडर लाइक, अच्छा ये जो है ना इसको आप देख लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है आपका, यूपीएससी से लेकर के नीचे आपके बोर्ड तक, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता ही आता है। तो जो असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन का नाम बी आर अम्बेडकर है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और हमारे के एम मुंशी, और ये बाकी लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं उसका हिस्सा रहे थे, ठीक है। The principle of deliberation. Every article has clause was discussed through in open session. मतलब कि जितने भी आर्टिकल हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जितनी भी क्लॉज हैं सबको, ये है ना प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। इसको देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दो, इधर की तरफ, वहां पेन नहीं चल रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, एवरी आर्टिकल एंड क्लॉज वाज डिस्कस थ्रू इन ओपन सेशन। तो ओपन सेशन में इन सबको डिस्कस किया गया था, हर हर आर्टिकल को। डिबेट were conducted democratically allowing every member to express opinion। जब उनके ऊपर डिबेट हुई तो जितने भी मेंबर थे उनको इस बात का राइट था कि भाई अगर इस पर कुछ बोलना चाहो, ओपिनियन रखना चाहो तो रख सकते हो। डिसएग्रीमेंट वर रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन एंड कंसेंसस। मतलब ये कि भाई अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हो
तो उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस वक़्त दिया गया है वो सही है या नहीं है? क्या उससे बेहतर कुछ हो सकता है? क्या इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होंगे? उसके ऊपर पूरी एक बहस चली। बहुत एक बुक है इसके डिबेट के ऊपर, मेरे ख़्याल से उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आगे याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके अंदर पूरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, वो किस तरीके से वजूद में आई और किस तरीके से इसके ऊपर बहस चलती थी। एक बहुत लंबी बहस थी और पूरी लंबी बहस के अंदर हर क्लॉज़ के ऊपर, और एक कई मर्तबा ऐसा होता है एक-एक क्लॉज़ के ऊपर कई-कई घंटे बहस होती, ठीक है? अराउंड 2000 amendment were proposed and debate before final adoption. तकरीबन 2000 बार इसको अमेंड किया गया। सोचो कि इसको कितना चेक किया गया हो, 2000 से ज़्यादा बार इसको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? कि भाई लोगों को लगता था कि नहीं ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है। तो मैंने ये कहा ना कि पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद आखिर में हमने उसको अडॉप्ट किया जो सबसे अच्छा था, मतलब पूरी दुनिया की अच्छी-अच्छी बातें उठाई, फिर उसको और अच्छा बनाया। कितना अच्छा बनाया कि 2000 से ज़्यादा बार उसको अमेंड कर दिया और उसको चेंज करके तब बिल्कुल रिफाइन वर्ज़न लेकर के आए। ठीक है? इसी वजह से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इतना ज़्यादा मकबूल है। प्रोसीजर द असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी, अलग-अलग कमेटी थी। यूनियन पावर कमेटी थी, फंडामेंटल राइट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी माइनॉरिटीज़ के ऊपर। द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ अडॉप्टेड, अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर को। इन्फोर्स कब किया गया? 26 जनवरी को। इसी वजह से रिपब्लिक मनाते हैं। It took 2 year, 11 month and 18 days to complete. Inheritant of nationalist movement. The constitution was the logic. One second, मैं इसको निकाल लूँ इधर। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, यहाँ देखो यहाँ पर, ये आप ना इस पे ज़्यादा तवज्जो करो, ये जो नोट्स है ना इस पर ज़्यादा तवज्जो करो। इनहेरिटेंट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लॉजिकल आउटकम ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। द नेशनल मूवमेंट developed the spirit of democracy, equality, secularism, and freedom. Document like the Nehru Report and Kranchi Resolution influenced the drafting process. The Constitution embody the ideal of the freedom fighter and give legal form to the aspiration of the nation. लॉजिकल आउटकम ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, क्या था भैया कि हमने क्या क्या सीखा। चूंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें आई तो कहाँ से आई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो एक बहुत तकरीबन 2 सदी गुलाम रहने के बाद तब बना। तो जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल से सीखा ना, तो उसका आउटकम हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाई देता है। मतलब कि हमने आज़ादी नहीं थी हमारे पास, आज़ादी लेकर के आए। डेमोक्रेसी नहीं थी पूरी तरीके से, डेमोक्रेसी लेकर के आए। वोट का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार लेकर के आए। औरतों के बुरे हालात थे, उसको चेंज करने की कोशिश की। ज़मींदारों ने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया। अच्छा एक बात है कि 2 तरह के अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में जब आज़ादी से पहले। एक तो थे गोरे वाले अंग्रेज़ जो भाग गए, एक थे काले अंग्रेज़ जिनको ज़मींदार बोल लीजिए, जिन्होंने असली ज़ुल्म जो किया है ना हिंदुस्तान पे, वो गोरे अंग्रेज़ों ने नहीं किया, बल्कि जो हिंदुस्तान के काले अंग्रेज़ थे ना, उन कलुओं ने किया है। वो काले अंग्रेज़ों ने किया है, जो ज़मींदार थे, बड़े-बड़े सेठ थे और पूंजीवाद लोग थे, उन्होंने असल ज़ुल्म किया है। क्योंकि किसी को, अंग्रेज़ को क्या पता ज़ुल्म कैसे किया जाएगा? वो बाहर से आया हुआ आदमी है। बल्कि अंग्रेज़ों को ज़ुल्म सिखाने में इन काले अंग्रेज़ों का हाथ था। तो काले अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म किया था, उससे भी लोगों को बचाना था। तो इस तरह जो हम लोगों ने सीखा था तकरीबन 2 सदियों में, 200 साल के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उन चीज़ों से बचने के लिए, उन चीज़ों को एक तरीके से यूँ कहिए कि वो चीज़ें हम फेस ना करें, वो चीज़ें दोबारा ना आए, यहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वो दोबारा से परेशान ना हो, इसलिए इन चीज़ों को लेकर के आया गया था। नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एंड द फ्रीडम। हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा इन लोगों ने करवाया था, इक्वालिटी थी ही नहीं, डेमोक्रेसी थी ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास जो है वोट डालने के अधिकार ही नहीं थे। तो इन चीज़ों को इसके अंदर लाया गया। डॉक्यूमेंट लाइक द नेहरू रिपोर्ट एंड कराची रेजोल्यूशन इन्फ्लुएंस द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। ड्राफ्टिंग प्रोसेस हमने कहाँ से सीखा?
या कहाँ से अडॉप्ट किया, कहीं ना कहीं उसका पीछे से कनेक्शन था। कॉन्स्टिट्यूशन embodies the ideal of the freedom fighter and give legal form to the aspiration of the nation. Thus the constitution is both a political and moral legacy of the national movement। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है। आगे शुरू होते हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस रोल। पार्लियामेंट क्या है भैया? लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर का काम है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं लोग। जुडिशरी में हमारी तीन मेन बॉडी है। एक तो हमारी हो गई जो है सुप्रीम कोर्ट हो गई सबसे पहले, दूसरी बॉडी जो है हमारी हाई कोर्ट हो गई, और नीचे जो है हमारी वो लोअर कोर्ट आती है। मेन तो वैसे दो ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन आप लोअर कोर्ट को भी रख सकते हो। गार्जियन का कौन है? गार्जियन हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी पर्सन का जो है राइट वायलेट होता है तो 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, वो 32 के तहत वो डायरेक्टली जाता है सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। Ensure independence of judiciary, free and fair election, and federal division of power. Establish India as a parliamentary democracy with universal adult franchise। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है भैया? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ कि 18, पहले 21 था ये, 18 साल की उम्र से बड़ा जो भी होगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी यूनियन के पास पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास भी पावर होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि यूनियन को थोड़ी सी ज्यादा पावर हो, ताकि पूरी जो पूरा नेशन है, पूरी कंट्री है, वो एक जगह जमा रहे। ऐसा ना हो बिहार अलग भाग रहा है, बिहार का नहीं नहीं जी हमारा बॉर्डर तो नेपाल से जुड़ता है, इस बार जो है हम जो है नेपाल भागेंगे। उधर बंगाल वाले कहीं नहीं नहीं शेख हसीना अच्छा काम कर रही है, हम बांग्लादेश चले जाएंगे। उधर म्यांमार वाले कहीं नहीं नहीं जी इधर मजा आ रहा है, हम चले जाएंगे। ऊपर इधर दूसरे लोग कहने लगे कि भाई पाकिस्तान की लड़कियां अच्छी हैं, पंजाब वाले कहें नहीं नहीं जी हम तो शादी वहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते, किसी के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि फेडरल है इसलिए यूनियन को ज्यादा पावर दी गई। यूनियन के पास ही ये सारी पावर है। बात समझ में आई? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी समझा दिया मैंने। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये भी समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बड़ा एक अच्छी सी चीज लेकर के आए हैं, इसको समझते हैं। अभी आप देख रहे होंगे सुबह के तकरीबन, या रात के बोल लीजिए 3:15 बज रहे हैं, मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली पढ़ाई से टाइम मिलता नहीं है, इसलिए अभी टाइम मिला है तो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर सेशन वगैरह अच्छा लगता हो तो यार थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम लिया। हाँ, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड, आ गए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम हमने कहाँ लिया? किससे लिया? तो हमने ये ब्रिटिश से लिया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ गए वो जीत जाएगा। मान लीजिए कि 100 वोट टोटल थे, 4 लोग खड़े हो गए, तो किसी के सबके पास 24-24 वोट आए, तो 24-24 कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, 48 और 24 कितना हुआ? मेरे ख्याल से 72-73 के करीब हुआ। तो बाकी जिसके पास 27-28 वोट आ रहे हैं वो जीत गया। तो सबसे ज्यादा वोट किसके पास आए? सबसे ज्यादा वोट जिसके पास 26-27 वोट आए, क्योंकि बाकी के पास 24-24 आ रहे हैं, तो 27 वाला जो है जीत जाएगा। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया? तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है वो पावर है, मेन पावर उसके पास है। जो लेजिस्लेचर की पावर है, या जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हेड है, और जो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी हेड कौन करता है? तो हमारा पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया था हमने? तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी हम यहीं से लेकर के आए थे। स्पीकर एंड हिज रोल, मतलब जो हमारा लोकसभा है उसको जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हमारा स्पीकर होता है। तो स्पीकर का जो हमारा फंक्शन है वो हमने कहाँ से लिया था? तो हमने यहीं से लिया था। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, मतलब पहले लोकसभा जाना, फिर राज्यसभा जाना, फिर उसके साइन ले लेना प्रेसिडेंट के, तो ये भी हमने ब्रिटिश से लिया था। एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था? हमने डीपीएसपी लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमने फ्रेंच से लिया है। ये बहुत एग्जाम में आता है, यकीन मानना। कोई सा एग्जाम होगा जिसके अंदर ये नहीं आता, इसको रट्टा मार लेना। रट्टा नहीं मारना आता तो भी मार लेना,
इसको रट लेना, चीज़ें बहुत आगे से समझ में आ जाएंगी अच्छे से, इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए, तो हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से लिया है, थोड़ी सी इस जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर होती है, थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ये पावर हमने ली कहाँ से है, कहाँ से अडॉप्ट की है, ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से क्या लिया है भाई, कॉसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा फेडरल सिस्टम कहाँ से आया है, कनाडा से आया है। द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर, ये कहाँ से लिया है, तो हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप मैसेज डाल देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कॉमन पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, पीजी का कुछ सब्जेक्ट है हमारे पास, तो पीजी का पेपर हो, आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीयू की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एएमयू हो, जामिया हो, मानू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या एनएलयू उड़ीसा हो, अगर उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, जीके जीएस आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। लाइव क्लासेस के अंदर हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाते, बहुत टाइम नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके हम ये करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी आपको पसंद आ रही हो, तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।